उसके बाद हम देखेंगे कार्बन की वैलेंसी। अगर आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखें, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि वीबीटी, वो हमें बताती है कार्बन आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन की वैलेंसी क्या है? 4 है। वैलेंसी क्या होती है कि जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाला जो शेल, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो एक एलिमेंट की वैलेंसी होती है। अब कार्बन के केस में आपके पास कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। एटॉमिक मास क्या है? 12, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये है कार्बन का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, जिसे हम के का नाम देते हैं। और एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 6 माइनस 4 बचे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में आ गए। अब अकॉर्डिंग टू वीबीटी कार्बन को कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आप वीबीटी को फॉलो करके कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें या फिर जो इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है वो करें, तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी, पहले हम ये लिख लेते हैं, ठीक है, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 2। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के पास 6 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या है? ये जो मैंने आपको बताया के एल, ये क्या है? शेल। लेकिन ये एस पी डी एफ ये क्या है? ये ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो जैसे के में एस ऑर्बिटल होता है, एल में आपके पास एस और पी ऑर्बिटल होता है। तो ये सब कुछ आई होप आपको क्लियर हो। ये चैप्टर कौन से, आप ये केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में ये चीज़ पढ़ते हैं। बट खैर, इतनी बात समझ आ गई कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी कार्बन का जो लास्ट ऑर्बिटल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये एस है। एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है। पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। डी में आप 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपने याद रखना है, ठीक है। याद है तो अच्छी बात है, रिविजन हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वीबीटी जब हमने इसकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इससे पता लगा कि कार्बन की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये कार्बन क्या है? कार्बन तो ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में जिसके वैलेंस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो वो डाईवैलेंट कहलाएगा, ठीक है, यानी कि वो 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, डाईवैलेंट। लेकिन इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखें, कार्बन जो है कंपाउंड बनाते वक्त हमेशा टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब ये है कि वो 4 बॉन्ड बनाता है और इस तरीके से 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और इस तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब ये कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पे 3p2 के अंदर आपके पास 3p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये जो डाईवैलेंसी है दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास कार्बन की, ये है कार्बन की ग्राउंड स्टेट। तो जब कार्बन कंपाउंड बनाता है तो अपनी वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एस में हैं ये जंप करके चले जाते हैं किसमें? पी में। और इस तरीके से कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंट होता है। हम इस तरीके से प्रूव कर पाते हैं कि कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। और ये रीज़न है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कार्बन टेट्रावैलेंसी शो कर पाता है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी राइट दैट। देखो अभी क्या बात की हमने, ये दोबारा से 1s 2s और ये 3p आ गया, ठीक है। अब हमें पता है ये जो p है, p क्या है? सब शेल है। p के अंदर हमारे पास px py pz होता है। क्या होता है? 3px 3py और 3pz होता है, ठीक है। ये ऑर्बिटल है, असल में ये ऑर्बिटल है। और ये जो sp-df है ये आपके पास सब शेल्स हैं। देखो शेल है यानी कि KLMN, ये शेल है। शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, जैसे K में S है, S सब शेल है।
अब इन सब शेल्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। एस में कोई भी ऑर्बिटल नहीं होता, पी में 3 ऑर्बिटल्स होता है, डी में 5 ऑर्बिटल्स होता है, एफ में 7 ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, ये आपने लिख लेना है कहीं पे। पी में आपको 3 ऑर्बिटल्स मिलेंगे, डी में देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, यानी कि डी एक्स, डी वाई, डी जी, डी एक्स वाई, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपके पास है एफ में आपको मिलेंगे 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब मैंने ये जो 3p था इसको उसके ऑर्बिटल्स में लिख दिया, और हर ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे जो, अब मैं कैसे प्रूव करूँ कि कार्बन टेट्रावेलेंट है कि डाइवेलेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली अगर आप देखो तो हर कंपाउंड में वो टेट्रावेलेंसी शो कर रहा है। उसको किस तरीके से प्रूव किया जाता है, होता क्या है कि कार्बन जाता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल यानी कि एस से जंप करके जाएंगे किस में, पी में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये जो 2s है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, पहले ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये रहा। लेकिन इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से जंप करके चला जाता है 3p में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। अब 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन अब यहाँ पे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास पहले से थे, और यहाँ पे ये 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। ठीक है, ये आया है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन 2s से आया जंप करके एक्साइटेड स्टेट में। ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे आप देखें तो हर ऑर्बिटल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए ताकि वो अपनी ऑर्बिटल को कंप्लीट कर सके और स्टेबल हो सके। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कितना बॉन्ड बना सकता है कार्बन, 4, 1 2 3 4। इस वजह से तो ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जो कि कार्बन की होती है जब वो बॉन्ड बनाता है। एंड इसी चीज़ से सपोर्ट लेते हुए हम ये बात को प्रूव करते हैं कि भाई कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, डाइवेलेंट नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे 2-3 एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे कार्बन जो है वो डाइवेलेंसी भी शो कर रहा है। समझ आ गई बात। तो ये थोड़ी सी ये आपके पास पॉइंट था, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि कार्बन की वैलेंसी किस तरीके से काम करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग ये आइसोमेरिज्म को हम बाद में टच करेंगे, लेकिन छोटा सा टॉपिक है इम्पोर्टेंस का कि भाई आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे इर्द गिर्द आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी खुद की बॉडी में आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कार्ब्स कह सकते हो आप, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितना भी आपको प्राइमरी मॉलिक्यूल मिल रहा है जिसके बिना ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइफ नहीं बन सकती, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो खाना, जो न्यूट्रिशन हम ले रहे हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो ड्रग्स बनाती हैं, स्पेशली जो हमारे लिए होती हैं, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनमें बहुत इस्तेमाल हो रहे होते हैं। स्पेशली किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसे बेंजीन कहा जाता है। मतलब फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है वो इस कंपाउंड के बगैर चल ही नहीं सकती। ठीक है, सो बेंजीन को एक तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो और वो रिंग स्ट्रक्चर रखता हो, वो एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो बेंजीन सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है, पहली बात। इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। दूसरी बात, बेंजीन को किंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। वाइड यूज़ है इसका हर इंडस्ट्री में। उसके बाद आ जाता है हम लोग क्लोथिंग पे, जैसे कॉटन वगैरह, सिल्क, तो ये सारा आपके पास ऑर्गेनिक है। सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र्स, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक, डाइस, इन सब चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो इंग्रेडिएंट्स
की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, अच्छा चलें हम लोग यहाँ पे अब आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन वी आर गोना मूव टू सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत बाद में इन्होंने दिया हुआ है आइसोमेरिज्म, सो आई थिंक हम लोग पहले ये कर लेते हैं सोर्सेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक, जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बातें की हुई हैं जो कि हम बहुत रिलेट कर पाते हैं जिन चीज़ों से। पेट्रोलियम, गैसोलीन, वी सी दैट एवरी डे, यू नो, वी यूज़ दैट इन आवर ऑटोमोबाइल्स। तो उसके बाद नेचुरल गैस हो गई, तो वो कहाँ से आती है, वो कैसे बनी हुई होती है, कैसे मिलती है हमें, कैसे हम लोग उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज़ गोना बी फन, ठीक है, ट्रस्ट मी, इट विल बी। चलें लेट्स स्टार्ट। देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लैब में भी बना सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको नेचुरली भी बहुत मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? मिलियंस एंड thousands and millions years ago क्या हुआ था, जितने भी पेड़ पौधे या फिर आप कह सकते हो एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दरख्त, चाहे वो प्लांट की कैटेगरी में हो चाहे वो एनिमल कैटेगरी में हो, एनिमल में ह्यूमन भी आ जाता है, ठीक है। अब जब वो एक फॉर एग्जांपल जब ये एक पौधा ख़त्म हो गया, ठीक है, या एक एनिमल है, इफ़ इट डाइज तो वो फिर सॉइल का ही पार्ट बन जाता है, दोबारा से ये साइकिल चलती रहती है। वो जो नाइट्रोजन उसकी बॉडी में था वो दोबारा से सॉइल का पार्ट बन जाता है, वो जो कार्बन उसकी बॉडी में था, जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो दोबारा से सॉइल का पार्ट बन जाता है। तो ये जो रिमेन्स हैं, ये सारे ट्री का, एनिमल का, अर्थ की लेयर होती है एक, ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट उनमें से एक है। तो क्रस्ट में जाके जब ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में और बहुत सालों पहले जब ये बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स ख़त्म हो गए, दुनिया से चले गए, तो वो उनका डिकेइंग का प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है। डिकेइंग क्या होती है? जब माइक्रोब्स उनके ऊपर एक्ट करें, ठीक है, उनकी जो बॉडी है उसको आप कह सकते हो तोड़ना शुरू कर दें, ब्रेक डाउन करना शुरू कर दें, डिके करना शुरू कर दें, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारा आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिले, तो उससे क्या होता है कि आपके पास कुछ स्टेजेस होती हैं जिनसे वो सॉइल का दोबारा से पार्ट बन रहे होते हैं। और नॉट जस्ट दैट, सिर्फ सॉइल का पार्ट बनना वो तो हम देखते हैं कि कुछ महीनों में भी वो चीज़ हो सकती है, लेकिन एक फॉसिल फ्यूल बनाने के लिए या फिर एक आप कह सकते हो कोल, पेट्रोलियम जैसे प्रेशियस फॉसिल फ्यूल्स बनाने के लिए आपके पास बहुत लंबा टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं हमारे पास, जैसे ये रिमेन्स ऑफ ट्रीज मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ये डिके हुए, फिर वहाँ पे डिके कौन करता है? माइक्रोब्स डेफिनेटली, जिसमें बैक्टीरियाज, डीकम्पोजर्स, डेट्रीटिवोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। पहले पीट फॉर्मेशन हुई। पीट क्या है? पार्शली डिकेड मटीरियल, ठीक है, जो आधा अभी क्या हो चुका है, डिके हो चुका है। उसमें फिर आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो पीट आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट होता है फॉसिल फ्यूल में, जैसे कि कोल हो गया, ठीक है। फिर कोल में स्टेजेस होती हैं, एक लो क्वालिटी कोल है वो लिग्नाइट है, फिर उसके बाद बिट्यूमिन बनता है, फिर उसके बाद एंथ्रासाइट बनता है। तो लिग्नाइट से बिट्यूमिन बनने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर और भी ज़्यादा चाहिए। फिर बिट्यूमिन को टेम्परेचर प्रेशर मिला, वो कन्वर्ट हो गया एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट आपके पास सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, ये आप कह सकते हो। ये जस्ट एग्जांपल था, अब हम देखेंगे एक्चुअल में क्या होता है कोल। तो आपको जो मेन सोर्सेज फॉसिल फ्यूल्स की नेचुरली जो मिलती हैं वो सबसे पहला है कोल, फिर है नेचुरल गैस, फिर है पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम को आप बेसिकली क्या होता है, मिनरल ऑयल होता है जिसको रॉक ऑयल भी कहते हैं, उसको फिर रिफ़ाइन करके पेट्रोलियम बनता है, फिर उससे चलें उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले वील स्टार्ट विथ कोल। इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कोल क्या है, उसके बाद नेचुरल गैस और उसके बाद पेट्रोलियम, ठीक है।